परिवहन तंत्र यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। परिवहन तंत्र लोगों के गमनागमन तथा वस्तुओं के संप्रेषण के साधन यानी माध्यम होते हैं। किसी भी देश के आर्थिक विकास एवं भौतिक संपन्नता में इनकी निर्णायक भूमिका होती है। ये स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय यानी सभी स्तरों की अर्थव्यवस्थाओं की जीवन रेखा अर्थात लाइफलाइंस होते हैं। भूमंडलीकरण के मौजूदा दौर में इनकी भूमिका और बढ़ गई है। व्यापार, प्रशासन एवं सेवाओं का सुचारू संचालन परिवहन प्रणाली के अभाव में संभव नहीं है। कृषि एवं उद्योग धंधे किसी देश के आर्थिक स्वास्थ्य के आधार हैं, तो परिवहन एवं यातायात तंत्र उसकी स्नायु प्रणाली हैं। परिवहन तंत्र ही किसी देश के आर्थिक विकास एवं भौतिक संपन्नता के मापदंड होते हैं। परिवहन का सुगठित एवं समन्वित तंत्र देश के सतत पोषणीय एवं समावेशी आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये देश के विभिन्न अंचलों को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य भी करते हैं। भारत जैसे बहुनिर्जातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुआयामी समाज के समुचित विकास में इनकी भूमिका असंदिग्ध एवं निर्णायक है। परिवहन तंत्र के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। परिवहन तंत्र यानी यातायात प्रणाली को 4 भागों में विभक्त किया गया है, जो निम्न हैं। 1. सड़क परिवहन यानी रोड ट्रांसपोर्ट। ये परिवहन प्रणाली के कुल मार्गों का लगभग 83%। 2. रेल परिवहन यानी रेल ट्रांसपोर्ट। ये परिवहन प्रणाली के कुल मार्गों का लगभग 9%। 3. जल परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्ट। ये परिवहन प्रणाली के कुल मार्गों का लगभग 2%। 4. वायु परिवहन यानी एयर ट्रांसपोर्ट। ये परिवहन प्रणाली के कुल मार्गों का लगभग 6%। अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। 1. सड़क परिवहन यानी रोड ट्रांसपोर्ट। भारत जैसे विकासशील देश में सड़कें जनसाधारण के परिवहन के प्रमुख साधन यानी मीन्स हैं। सड़क परिवहन अन्य सभी साधनों का आधार स्तंभ है। इसके प्रमुख गुण हैं सेवा का व्यापक क्षेत्र, घर एवं व्यवसाय स्थल तक पहुंच, समय की बचत, सस्ती एवं बहुमुखी सेवा का होना। परिवहन के साधनों में सर्वप्रथम विकास इसी का हुआ। हड़प्पाकालीन सभ्यता में भी पक्की सड़कों के साक्ष्य मिलते हैं। भारतीय सम्राटों ने अपनी राजधानी को बाहरी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कें बनवाई थीं। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को उत्तर पश्चिमी सीमांत से जोड़ने के लिए पक्की सड़क बनवाई थी। सम्राट अशोक ने इस सड़क का विस्तार किया और कई अन्य सड़कों का निर्माण करवाया। मुगल बादशाहों का योगदान सड़कों के निर्माण में बहुत रहा है। शेर शाह सूरी को तो सड़क निर्माता यानी रोड बिल्डर ही कहा जाता है। इसने ढाका से वाराणसी, आगरा, दिल्ली होते हुए लाहौर तक रोड बनवाया, जिसे शेर शाह सूरी मार्ग कहा गया। इसकी शाखाएं आगरा से जोधपुर, आगरा से इंदौर, आगरा से चित्तौड़गढ़, लाहौर से मुल्तान तक जाती थीं। बाद में अंग्रेजों द्वारा इसी शेर शाह सूरी मार्ग को ग्रांड ट्रंक रोड नाम दिया गया। 1880 में ग्रांड ट्रंक रोड को अंग्रेजों द्वारा सुधारा गया। इसके अलावा अंग्रेजों द्वारा मिर्जापुर से जबलपुर, नागपुर, मुंबई तक ग्रेट डेक्कन रोड और आगरा से झांसी होते हुए मुंबई तक जाने वाली वेस्टर्न डेक्कन रोड बनवाई गई। 1870 के बाद अंग्रेजों का रुझान रेल मार्गों के निर्माण की ओर हो गया, इसलिए सड़कों का निर्माण कार्य शिथिल पड़ गया। सन 1900 से 1947 तक भारत लगभग डोल ड्रम की स्थिति में रहा, इसलिए सड़कों का निर्माण कार्य लगभग ठप रहा।
भारत में सड़कों का विकास तीव्र गति से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुआ और आज सड़कों का एक विशाल संजाल निर्मित है। 1950-51 में जहां सड़कों की कुल लंबाई 4 लाख किलोमीटर थी, वहीं 2013-14 तक बढ़कर 48,29,000 किलोमीटर हो गई। एशिया में सर्वाधिक सड़कें भारत में ही हैं। यद्यपि विश्व में सर्वाधिक सड़कें अमेरिका में, फिर फ्रांस में हैं। ट्रांस कनाडियन महामार्ग विश्व की सबसे लंबी सड़क है। इसकी लंबाई 7,821 किलोमीटर है। सड़कों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रोड्स। भारत की सड़क प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सड़क प्रणाली है। देश में सड़कों को मुख्यतया 3 भागों में विभक्त किया जाता है। 1. राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेस वे। 2. राज्यीय राजमार्ग। 3. जनपदीय या अन्य प्रमुख सड़कें। 2014 में सड़कों की कुल लंबाई करीब 49 लाख वर्ग किलोमीटर थी। इनमें से मात्र 2% सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग वर्ग में आती हैं, किंतु करीब 40% यातायात इन्हीं राजमार्गों से होकर गुजरता है। इन सड़कों की लंबाई करीब 93,000 किलोमीटर है। 24% राजमार्ग 4 या 6 लेन के, 52% 2 लेन के तथा 24% 1 लेन वाले हैं। देश के सड़क मार्ग जाल में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यों के राजमार्ग, जिलों की सड़कें और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। आर्थिक समीक्षा 2013-14 के अनुसार भारत में विभिन्न प्रकार के सड़कों की लंबाई इस प्रकार है। विभिन्न प्रकार की सड़कें और उनकी लंबाई। 1. राष्ट्रीय राजमार्ग 92,851 किलोमीटर। 2. राज्यीय राजमार्ग 1,42,647 किलोमीटर। 3. प्रमुख एवं अन्य जनपदीय सड़कें 46,29,462 किलोमीटर। नोट: उल्लेखनीय है कि 2016 में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई और पक्की सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में थी। द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु थे। अब राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार से अध्ययन करें। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज। इनके निर्माण तथा रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार भूतल परिवहन मंत्रालय की है। इसका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD द्वारा किया जाता है। देश में कुल 223 से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई भारत 2014 के अनुसार 79,116 किलोमीटर है, जो कि सड़कों की कुल लंबाई का करीब 2% है, किंतु देश के कुल यातायात का करीब 40% इन्हीं द्वारा संपन्न किया जाता है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नवत हैं। 1. राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी NH1। इसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। ये दिल्ली से अमृतसर होते हुए बाघा बॉर्डर यानी भारत पाक सीमा पर स्थित अटारी तक जाता है। ये सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला, सरहिंद, लुधियाना, फगवाड़ा, जालंधर, अमृतसर खास से होता हुआ अटारी तक जाता है। ये राजमार्ग ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा था, जो बंगाल से काबुल तक जाता था। भारत में स्थित ग्रैंड ट्रंक रोड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात NHAI ने 2 भागों में विभक्त किया है। नंबर 1 राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी NH1 तथा नंबर 2
राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी NH2। NH1 दिल्ली से पश्चिम की ओर पंजाब के अटारी तक जाता है, जबकि NH2 दिल्ली से पूरब की ओर कोलकाता तक जाता है। NH1 की शाखा जालंधर से बंटकर उत्तर की ओर जम्मू, बनिहाल, बारामूला, उड़ी, श्रीनगर, डोडा, किश्तवाड़, कटरा, कारगिल, लेह आदि को जाता है। इसे 4 उपभागों में विभक्त किया गया है, जो हैं NH1A, NH1B, NH1C तथा NH1D। इनमें NH1A जालंधर से उड़ी तक तथा NH1D श्रीनगर से कारगिल होते हुए लेह तक जाता है और लेह मनाली सड़क से जुड़ जाता है। उल्लेखनीय है कि लेह मनाली सड़क संसार की सर्वाधिक ऊंची सड़कों में से एक है और राजमार्ग 1A के विकल्प के तौर पर निर्मित की गई है। 2. राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी NH2। ये राजमार्ग दिल्ली से दनकुनी, कोलकाता तक जाता है। 1465 किलोमीटर लंबा ये राजमार्ग फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, मुगलसराय, औरंगाबाद, धनबाद, दुर्गापुर, कोलकाता से होकर गुजरता है। ये भारत के सर्वाधिक व्यस्ततम सड़क मार्गों में से एक है। 3. राष्ट्रीय राजमार्ग 3 यानी NH3। ये राजमार्ग आगरा से ग्वालियर, शिवपुरी, इंदौर, धुले, नासिक, ठाणे होते हुए मुंबई तक जाता है। अर्थात ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पड़ता है। इसकी लंबाई 1161 किलोमीटर है। 4. राष्ट्रीय राजमार्ग 4 यानी NH4। ये राजमार्ग NH3 से ठाणे के निकट से प्रारंभ होता है और पुणे, बेलगांव, हुबली, बेंगलोर, रानीपेट होता हुआ चेन्नई तक जाता है। अर्थात ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित है। इसकी लंबाई 1235 किलोमीटर है। 5. राष्ट्रीय राजमार्ग 5 यानी NH5। ये राजमार्ग NH6 से बाहर गोरा, झारखंड के पास झार पोखरिया, उड़ीसा से प्रारंभ होकर कटक, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा होते हुए चेन्नई तक जाता है। अर्थात ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है तथा इसकी लंबाई 1533 किलोमीटर है। 6. राष्ट्रीय राजमार्ग 6 यानी NH6। 1949 किलोमीटर लंबा ये मार्ग कोलकाता से हजीरा, गुजरात तक जाता है। ये संबलपुर, रायपुर, नागपुर, धुले से होता हुआ हजीरा तक जाता है। यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि NH6 नागपुर में NH7 को काटती है। 7. राष्ट्रीय राजमार्ग 7 यानी NH7। इसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है। ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। ये रीवा, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, कुर्नूल, बंगलुरु, कृष्णागिरी, सलेम, मदुरई आदि नगरों से होकर गुजरती है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि NH7 नागपुर में NH6 तथा बंगलुरु में NH4 को काटती है। 8. राष्ट्रीय राजमार्ग 8 यानी NH8। ये दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ोदरा से होते हुए मुंबई तक जाता है। इसकी लंबाई
1375 किलोमीटर है। ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों में स्थित है। 9. राष्ट्रीय राजमार्ग 9 यानी NH9। ये पुणे से शोलापुर, हैदराबाद, विजयवाड़ा होते हुए आंध्र प्रदेश के मछलीपत्तनम तक जाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पड़ने वाले इस मार्ग की लंबाई 841 किलोमीटर है। 10. राष्ट्रीय राजमार्ग 10 यानी NH10। ये दिल्ली से पंजाब के फजिल्का तक जाता है। फजिल्का पंजाब में भारत पाक सीमा पर स्थित है। 11. राष्ट्रीय राजमार्ग 11 यानी NH11। 582 किलोमीटर लंबा ये राजमार्ग उत्तर प्रदेश के आगरा से राजस्थान के जयपुर होते हुए बीकानेर तक जाता है। 12. राष्ट्रीय राजमार्ग 15 यानी NH15। ये पठानकोट से अमृतसर, भटिंडा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर होते हुए समखियाली तक जाता है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात में स्थित 1526 किलोमीटर लंबा ये महामार्ग थार के मरुस्थल से होकर गुजरता है। 13. राष्ट्रीय राजमार्ग 46 यानी NH46। ये तमिलनाडु में कृष्णागिरी से रानीपेट के बीच है। 14. राष्ट्रीय राजमार्ग 47 यानी NH47। तमिलनाडु और केरल में स्थित ये राजमार्ग सलेम, कोयम्बटूर, त्रिचूर, आर्नाकुलम, त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी नामक नगरों को जोड़ता है। 15. राष्ट्रीय राजमार्ग 49 यानी NH49। केरल, तमिलनाडु में स्थित ये राजमार्ग कोचीन, मदुरै, धनुषकोडी को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना यानी नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अर्थात NHDP देश के आर्थिक विकास के प्रोत्साहन हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात NHAI द्वारा संचालित ये परियोजना यानी NHDP अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है। इसके तहत 12,988 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को लगभग 65,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 4 या 6 लेन वाले राजमार्गों में विकसित करने की योजना बनाई गई, जो अब लगभग पूर्ण हो चुकी है। इस परियोजना के 2 घटक हैं। एक, स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल राजमार्ग। 2, उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा यानी नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अब इनका विस्तार से अध्ययन करें। 1, स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल राजमार्ग। 4 लेन वाला ये द्रुतगामी महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है, जिसमें दिल्ली मुंबई के बीच की लंबाई 1,419 किलोमीटर, मुंबई चेन्नई के बीच की 1,290 किलोमीटर, चेन्नई कोलकाता के बीच की 1,684 किलोमीटर तथा कोलकाता दिल्ली के बीच की लंबाई 1,453 किलोमीटर है। इस परियोजना का निर्माण दिसंबर 2003 तक पूर्ण कर लिया गया। 2, उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा यानी नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इस गलियारा यानी कॉरिडोर की कुल लंबाई 7,142 किलोमीटर है। इसमें उत्तर दक्षिण गलियारा,
उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है तथा पूर्व पश्चिम गलियारा पूरब में असम के सिलचर को पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। ये दोनों गलियारे एक दूसरे को उत्तर प्रदेश के झांसी में विच्छेदित करते हैं। रेल परिवहन यानी रेल ट्रांसपोर्ट यात्री आवागमन एवं माल परिवहन के साधनों में रेल परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। रेल मार्गों का निर्माण एवं रेल परिवहन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में हुई। विश्व में प्रथम रेल मार्ग 1825 में इंग्लैंड यानी ग्रेट ब्रिटेन में निर्मित हुआ। इसी रेल मार्ग पर विश्व की प्रथम रेलगाड़ी 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन के लिए चली। इस रेलगाड़ी के निर्माता एवं चालक जॉर्ज स्टीफेंसन थे। आज विश्व में अनगिनत रेल मार्ग और बुलेट ट्रेन सहित अनेक रेलगाड़ियां हैं। विश्व के कुछ प्रमुख रेल मार्गों का विवरण संक्षेप में निम्नवत है। 1. ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये रूस में स्थित है और विश्व का सबसे लंबा एवं व्यस्ततम रेल मार्ग है। 1891 से 1905 तक में निर्मित इस मार्ग की लंबाई 9,282 किलोमीटर है। ये रूस के प्रशांत महासागर के तट पर स्थित सेंट पीटर्सबर्ग, पुराना नाम लेनिनग्राद, से अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। मॉस्को, टुला, चेलियाबिंस्क, यूराल पर्वत के दक्षिणी ढाल पर स्थित लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध ओयस्क, ओब की सहायक इटिस नदी के तट पर अवस्थित साइबेरिया का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर नोवोसिबिर्स्क, ओब नदी के तट पर स्थित क्रास्नोयस्क, यनीसी नदी के तट पर अवस्थित इर्कुटस्क, बैकाल झील के दक्षिण स्थित चीता आदि इस मार्ग पर स्थित प्रमुख स्टेशन हैं, जिनमें सबसे बड़ा स्टेशन मॉस्को है। विश्व के इस सबसे लंबे रेल मार्ग पर यात्रा करते समय यात्री कई समय क्षेत्रों यानी टाइम जोन्स को पार करता है तथा यूराल पर्वत, साइबेरिया के घने जंगलों एवं विश्व की सबसे गहरी 1750 मीटर तथा मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील साइबेरिया के मोती कहलाने वाली बैकाल झील का अवलोकन भी करता है। इस रेल मार्ग से कुजनेत्स्क के कोयला क्षेत्र, मैग्निटोगोर्स्क के औद्योगिक क्षेत्र तथा चेलियाबिंस्क के लौह अयस्क क्षेत्र की व्यापारिक औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलती है। इस रेल मार्ग द्वारा पश्चिम से लौह अयस्क तथा पूरब से कोयला का परिवहन होता है। इस मार्ग पर यात्रा में कुल 144 घंटे या 6 दिन का समय लगता है। 2. कनाडियन पैसिफिक तथा कनाडियन नेशनल रेल मार्ग। कनाडा में ये 2 मुख्य रेल मार्ग हैं, जिनमें नंबर 1 कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग। इसका निर्माण 1882 से 86 के मध्य पूर्ण हुआ। ये कनाडा के पूर्वी छोर में स्थित न्यू ब्रिंसिक राज्य के सेंट जॉन से प्रारंभ होकर हेलीफैक्स, मॉन्ट्रियल प्रमुख व्यापारिक नगर, ओटावा राजधानी नगर, ओटावा नदी पर स्थित सडबरी, ह्यूरोन झील के उत्तर में स्थित खनिजों की मंडी, विनिपेग प्रेरी प्रदेश में स्थित गेहूं की विश्व प्रसिद्ध मंडी, रेजिना सस्केचवान प्रांत की राजधानी, नगरों या स्टेशनों तथा राकी पर्वत पर स्थित किकिंग दर्रे से होता हुआ प्रशांत महासागर के तट पर फ्रेजर नदी के मुहाने पर स्थित वैंकूवर तक जाता है। इसकी लंबाई 5,600 किलोमीटर है। नंबर 2 कनाडियन नेशनल रेल मार्ग। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग के लगभग
समानांतर चलने वाला ये रेल मार्ग कनाडा के पूर्वी छोर पर स्थित हेलीफैक्स से कनाडा के पश्चिमी छोर पर प्रशांत महासागर के तट पर स्थित प्रिंस रूपर्ट तक जाता है। ये हेलीफैक्स के बाद क्यूबेक सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने पर स्थित बंदरगाह और वहां सीधे पश्चिम की ओर चलकर क्रोकेन और हियस्टर्न नगरों से होता हुआ विनिपेग पहुंचता है, जहां ये कनाडियन पैसिफिक से मिलता है और फिर वहां से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ प्रिंस रूपर्ट पहुंचता है। उल्लेखनीय है कि रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से कनाडा यूएसए, चीन, रूस तथा भारत के बाद 5वें स्थान पर है। कनाडा में कनाडियन नेशनल रेलवे सीएनआर तथा कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग सीपीआर 2 सर्वाधिक प्रमुख रेल मार्ग हैं और दोनों मुख्य तथा माल परिवहन रेल संजाल हैं। 3. सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग। ये 1863 से 1869 के मध्य निर्मित संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, जो अमेरिका के पूर्वी छोर पर अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित न्यूयॉर्क से प्रारंभ होकर पश्चिमी छोर पर प्रशांत महासागर के तट पर स्थित बंदरगाह नगर सैन फ्रांसिस्को तक जाता है। ये रेल मार्ग पिट्सबर्ग, सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग केंद्र, शिकागो, मिशिगन तट पर स्थित विश्व प्रसिद्ध मांस मंडी, ओमाहा, मिसौरी नदी के तट पर स्थित ओंडेन एवं सॉल्ट लेक सिटी, दोनों ग्रेट सॉल्ट लेक पर स्थित नगरों से होकर गुजरता है। 4. ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग। ये यूरोप के 8 देशों और 6 राजधानियों से होकर गुजरने वाला यूरोप का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। ये फ्रांस के ला हाब्रे और पेरिस को तुर्की की राजधानी इस्तांबुल से जोड़ता है। इस्तांबुल एशिया माइनर द्विमहाद्वीपीय क्षेत्र में बास्पोरस संधि के उत्तर में स्थित है। ये रेल मार्ग नेंसी, फ्रांस का एक प्रमुख लौह इस्पात केंद्र, स्ट्रासबर्ग, फ्रांस, कार्ल्सरूहे, जर्मनी, स्टटगार्ट, जर्मनी, म्यूनिख, जर्मनी, साल्जबर्ग, ऑस्ट्रिया, वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी, बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी, बेलग्रेड, युगोस्लाविया की राजधानी, सोफिया, बुल्गारिया की राजधानी नगरों से होकर गुजरता है। 5. केप काहिरा रेल मार्ग। ये दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी छोर पर अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित केप टाउन से प्रारंभ होकर किम्बरले, दक्षिण अफ्रीका, हीरे के लिए प्रसिद्ध, हरारे, जिम्बाब्वे की राजधानी, बुलावेमो, जिम्बाब्वे, लिविंगस्टन, जाम्बिया में विक्टोरिया प्रपात की सीमा पर स्थित एलिजाबेथविले मार्ग का अंतिम स्टेशन, इसके आगे सड़कें व झीलें हैं। खार्तूम, सूडान की राजधानी, अस्वान, मिस्र, काहिरा, मिस्र की राजधानी होते हुए मिस्र के सिकंदरिया पत्तन, भूमध्य सागर के तट पर स्थित तक जाता है। ये रेल मार्ग अभी पूर्ण निर्मित नहीं है। मार्ग के बीच में टंगानिका और विक्टोरिया झीलों में नावों द्वारा तथा स्थल मार्गों पर सड़कों द्वारा भी काफी दूरी तय करनी पड़ती है। 6. सिडनी पर्थ रेल मार्ग। सीधे रेल मार्ग विस्तार की दृष्टि से ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ऑस्ट्रेलियन अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग नामक इस मार्ग की लंबाई 4352 किलोमीटर है। इस पर द इंडियन पैसिफिक नामक ट्रेन हर दूसरे सप्ताह चलती है।
ये यात्रा 65 घंटे में पूर्ण होती है। ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी छोर पर स्थित पर्थ से प्रारंभ होकर कालगुरली, कूलगार्डी, एडिलेड, मेलबोर्न, कैनबरा होते हुए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी छोर पर स्थित सिडनी तक जाता है। 7. ट्रांस इंडियन या ट्रांस इंडीज रेल मार्ग। ये विश्व के 8 प्रमुख रेल मार्गों में से एक है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है और 1910 में निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। ये एंडीज पर्वत के पश्चिम में स्थित बालपरेजो, चिली को एंडीज पर्वत के पूरब में स्थित ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना से जोड़ता है। ये उस प्लाटा दर्रा से होकर गुजरता है। इसकी लंबाई 1440 किलोमीटर है। 8. रसियन रेल मार्ग। ये रूस के मॉस्को से मंगोलिया की राजधानी उलन बटूर होता हुआ चीन के बीजिंग नगर तक जाता है। 7,826 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर एक यात्रा में 127 घंटे या 5.3 दिन का समय लगता है। मॉस्को से एक अन्य रेल मार्ग हार्बिन होता हुआ बीजिंग तक जाता है। इस पर यात्रा में 145 घंटा या 6 दिन का समय लगता है। 9. कोरियन राज्य रेल मार्ग। ये मॉस्को, रूस से प्योंगयांग, उत्तर कोरिया तक जाता है। ये बिना ट्रेन बदले विश्व की सर्वाधिक लंबी यात्रा वाला रेल मार्ग है। इसकी लंबाई 10,214 किलोमीटर है। इस मार्ग में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का भी कुछ भाग शामिल है। इस मार्ग पर सप्ताह में एक ट्रेन चलती है। इस मार्ग की यात्रा 7 दिन 20 घंटा 25 मिनट में पूर्ण होती है। 10. यिजिन ऊ कार्गो रेल लाइन। ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये माल परिवहन हेतु निर्मित रेल मार्ग है। इसकी लंबाई लगभग 16,000 मील है। एक मालगाड़ी के आवागमन पर लगभग 4 माह का समय लगता है। वापसी तक में ये पूर्वी चीन के यीवू, अ मेजर होलसेल सेंटर फॉर स्मॉल कंज्यूमर गुड्स से प्रारंभ होकर कजाकिस्तान, रूस, बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस होते हुए स्पेन की राजधानी मैड्रिड तक जाता है। 11. शंघाई ल्हासा मार्ग। ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मार्ग है। इसकी लंबाई 4,373 किलोमीटर है। इस मार्ग की यात्रा 48 घंटा 56 मिनट की है। ये चीन के वैश्विक वित्तीय हब शंघाई से प्रारंभ होकर तिब्बत के पठार से होते हुए चीन के स्वायत्त शासी प्रांत तिब्बत की राजधानी ल्हासा तक जाता है। भारतीय रेल संजाल यानी इंडियन रेल नेटवर्क। भारतीय रेल संजाल यूएसए, चीन और रूस के बाद विश्व में 4th स्थान पर है। भारत में सर्वप्रथम रेल 1853 में बंबई से ठाणे, महाराष्ट्र के बीच चली। ये ट्रेन लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर के छोटे से मार्ग पर चली। तत्पश्चात 1854 में 180 किलोमीटर के मार्ग पर कलकत्ता से रानीगंज के बीच ट्रेन का परिचालन हुआ। 3 फरवरी 1925 को बंबई से कुर्ला के मध्य में विद्युत शक्ति से रेलगाड़ी का परिचालन प्रारंभ हुआ। वर्तमान में भारतीय रेलवेज की लंबाई 65,000 किलोमीटर से अधिक है, जिस पर 2013 में 8 अरब यात्रियों का विश्व में सर्वाधिक एवं 1.01 मिलियन टन माल का विश्व में 4th सर्वाधिक का परिवहन किया। भारतीय रेल नेटवर्क 17 जोन्स में विभक्त हैं, जो प्रतिदिन 17,000 से अधिक ट्रेनों का परिचालन करता है, जिसमें
12,000 यात्री गाड़ियां तथा 7,000 मालगाड़ियां शामिल हैं। भारतीय रेलवे 2017 तक 3,338 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग विशुद्ध रूप से माल परिवहन संजाल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC पूर्व पश्चिम गलियारा के रूप में शामिल करने की योजना पर काम कर रहा है। 6 उच्च गति वाले कॉरिडोर भी चिन्हित किए गए हैं, जिनमें सर्वप्रथम जापान के सहयोग से मुंबई अहमदाबाद के बीच मार्गदर्शी योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 534 किलोमीटर मार्ग पर बुलेट ट्रेन चलाना है। विवेक एक्सप्रेस ये भारत में सर्वाधिक लंबी यात्रा करने वाली ट्रेन है। ये साप्ताहिक ट्रेन असम के डिब्रूगढ़ से प्रारंभ होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। ये 4,282 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करती है, अर्थात ये ट्रेन भारत के सबसे लंबे रेल मार्ग डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी मार्ग 4,282 किलोमीटर पर चलती है। ये यात्रा 82 घंटा 15 मिनट में पूर्ण होती है। हिमसागर एक्सप्रेस ये भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी यात्रा पूरी करने वाली ट्रेन है। ये जम्मू तवी, कश्मीर से कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक 3,700 से भी ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ट्रेन है। नवयुग एक्सप्रेस ये भारत की तीसरी सर्वाधिक लंबी यात्रा पूरी करने वाली ट्रेन है। ये 3,600 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे मार्ग पर जम्मू से कर्नाटक के मंगलुरु तक चलती है। कोंकण रेलवे परियोजना इस परियोजना की शुरुआत मार्च 1990 में दक्षिण के 4 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल के बीच सह्याद्री पहाड़ी के पश्चिम रेल सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई। 738 किलोमीटर लंबा कोंकण रेल मार्ग महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक में मंगलौर के निकट थोकुर को जोड़ता है। परियोजना का क्रियान्वयन 26 जुलाई 1990 को पंजीकृत कोंकण रेल निगम लिमिटेड द्वारा किया गया। इस निगम की कुल इक्विटी में 51% की भागीदारी भारतीय रेलवे की तथा शेष 49% की भागीदारी संबद्ध राज्यों की है। परियोजना का कार्य 26 जनवरी 1998 को पूर्ण हुआ और इसी तिथि से रोहा से थोकर के बीच रेल यातायात प्रारंभ हुआ। इस मार्ग में 82 किलोमीटर लंबी 32 सुरंगें, 179 बड़े पुल, 1819 छोटे पुल, 56 रेलवे स्टेशन तथा 288 सड़क क्रॉसिंग हैं। रेल परिवहन कुछ प्रमुख संक्षिप्त तथ्य। रेल मार्ग की कुल लंबाई 31 मार्च 2015 तक 66,030 किलोमीटर, जिसमें 20,633 किलोमीटर दोहरा या बहुपथ मार्ग तथा 22,224 किलोमीटर 33.66% विद्युतकृत रेल मार्ग है। भारतीय रेल की स्थिति। एशिया में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है तथा विश्व में USA, चीन तथा रूस के बाद चतुर्थ स्थान पर है। भारत की प्रथम रेल मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में 34 किलोमीटर की दूरी तय की। विश्व की प्रथम सवारी रेल लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच लंदन में 27/9/1828 को। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली भारतीय ट्रेन विवेक एक्सप्रेस असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक 4,282 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूसरी सबसे लंबी दूरी की ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस
जम्मू तवी कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक 3,700 से भी ज्यादा किलोमीटर। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक तक 9,000 से भी ज्यादा किलोमीटर लंबा। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, गतिमान एक्सप्रेस, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2016 में परिचालन नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से आगरा कैंट तक। भारत की दूसरी सबसे तेज ट्रेन, शताब्दी एक्सप्रेस, दिल्ली से भोपाल 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। भारत की प्रस्तावित पहली बुलेट ट्रेन, मुंबई से अहमदाबाद के बीच, मुंबई के बांद्रा कुर्ला से गुजरात के साबरमती अहमदाबाद तक 534 किलोमीटर मार्ग पर। भारत की प्रथम लंबी दूरी की विद्युत चलित ट्रेन, दक्कन क्वीन, बंबई से पुणे के बीच। भारत की प्रथम मेट्रो रेल, कोलकाता मेट्रो रेल, दमदम से टालीगंज तक 1957 में। विश्व की प्रथम मेट्रो रेल, लंदन मेट्रो रेल, 402 किलोमीटर, विश्व की दूसरी सर्वाधिक लंबी। विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल, शंघाई मेट्रो, चीन, 434 किलोमीटर। कोंकण रेलवे, महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के थोकूर, मंगलौर को जोड़ता है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। रेल बजट का पृथक्करण एवं एकीकरण 1924 एवं 2017 क्रमशः। देश का प्राचीनतम रेल इंजन फेयरी क्वीन है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स विद्युत इंजन का कारखाना 1950 में चितरंजन, पश्चिम बंगाल में स्थापित। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मड़वाडी, वाराणसी 1961 में स्थापित। डीजल इंजन कारखाना। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल भोपाल, विद्युत इंजन निर्माण। डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला, कल पुर्जों एवं उपकरणों का निर्माण। पेराम्बूर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई, सवारी डिब्बों का निर्माण 1955 में स्विस सहयोग से स्थापित। कपूरथला कोच फैक्ट्री, कपूरथला, पंजाब में 1988 में स्थापित सवारी डिब्बों का निर्माण। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलुरु, कर्नाटक में सवारी डिब्बे का निर्माण। पहिया एवं धुरी निर्माण का कारखाना, बंगलुरु, कर्नाटक में। रेल पहिया निर्माण कारखाना, छपरा, बिहार। नवीनतम रेल कोच फैक्ट्री, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। इलेक्ट्रिक इंजन निर्माण का नया कारखाना, मधेपुरा, बिहार। डीजल इंजन निर्माण का नया कारखाना, मढ़ौरा, बिहार। पूर्णतया सौर ऊर्जा संचालित रेल कोच फैक्ट्री, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। रेल सेवा से वंचित देश का एकमात्र राज्य सिक्किम है। रेल मानचित्र से जुड़े नवीनतम राज्य मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश हैं। भारत बैंकॉक स्थित एस्केप यानी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की प्रस्तावित परियोजना ट्रांस एशियन रेल नेटवर्क में शामिल है, जिसके तहत एशिया और यूरोप के 28 देशों को 1,14,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग द्वारा जोड़ा जाना है।
भारतीय रेल विभिन्न जोन एवं मुख्यालय। 1. मध्य रेलवे यानी सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई वीटी महाराष्ट्र में है। 2. पूर्वी रेलवे यानी ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। 3. उत्तर रेलवे यानी नॉर्थ रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है। 4. उत्तर पूर्वी रेलवे यानी नॉर्थ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। 5. उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय मालीगांव गुवाहाटी असम में है। 6. दक्षिण रेलवे यानी सदर्न रेलवे का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। 7. दक्षिण मध्य रेलवे यानी साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद तेलंगाना में है। 8. दक्षिण पूर्व रेलवे यानी साउथ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। 9. पश्चिम रेलवे यानी वेस्ट रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्चगेट महाराष्ट्र में है। 10. पूर्वी मध्य रेलवे यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर पटना में है। 11. उत्तर पश्चिम रेलवे यानी नॉर्थ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय जयपुर राजस्थान में है। 12. पूर्वी तट रेलवे यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर उड़ीसा में है। 13. उत्तर मध्य रेलवे यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। 14. दक्षिण पश्चिम रेलवे यानी साउथ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय हुबली कर्नाटक में है। 15. पश्चिम मध्य रेलवे यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में है। 16. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। 17. कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। वायु परिवहन यानी एयर ट्रांसपोर्ट। वायु परिवहन परिवहन का सर्वाधिक आधुनिक, द्रुत एवं महंगा साधन है। 20वीं सदी में इसका प्रसार बड़ी तीव्र गति से हुआ और इसने भौगोलिक दूरियों को घटाकर विश्व को एक गांव में परिवर्तित कर दिया है। महंगा होने के बावजूद वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने वायु परिवहन के प्रचलन में गहनता ला दी है। इसी कारण वर्तमान युग को वायु युग यानी एयर एज कहा जा रहा है। ये माल परिवहन एवं जन यातायात दोनों के लिए उपयोगी साधन है। ये यद्यपि भारी एवं सस्ती वस्तुओं के परिवहन के लिए उपयोगी नहीं है, किंतु हल्की, कीमती एवं अल्प टिकाऊ वस्तुओं के परिवहन के लिए द्रुतगामी होने के कारण अधिक उपयोगी है। पहाड़ी क्षेत्रों एवं अन्य दुर्गम स्थानों जहां स्थलीय और जल परिवहन संभव नहीं होते में भी छोटे वायुयानों एवं हेलीकॉप्टरों द्वारा व्यक्तियों एवं वस्तुओं का परिवहन इसके द्वारा संभव होता है। युद्ध एवं प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, अकाल, भूकंप, सुनामी आदि की स्थिति में तो वायु परिवहन की भूमिका और उपयोगिता अत्यधिक बढ़ जाती है। पर्वतों, मरुस्थलों, घने जंगलों, दलदलीय क्षेत्रों जैसे दुर्गम सुदूर भूभागों तक वायु परिवहन के माध्यम से शीघ्रता और सहजता से पहुंचा जा सकता है, किंतु एक कोहरे एवं तूफानी मौसमों में ये ठप पड़ जाता है। दुर्घटनाओं की भी आशंका खराब मौसमों में बढ़ जाती है। 2. अत्यधिक व्यय साध्य होने के कारण इसका उपयोग अमीर, विकसित और संपन्न व्यक्ति तथा राष्ट्र ही कर पाते हैं। 3. वायुयानों की उड़ान तथा अवतरण के लिए हवाई अड्डों एवं हवाई पट्टियों की अपरिहार्यता होती है, जिनका निर्माण अधिक व्यय साध्य होता है। यद्यपि हेलीकॉप्टरों के संचालन के लिए ऐसी आधारभूत संरचना की आवश्यकता नहीं होती है।
ये साधन देश के आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के भूभागों के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराता है। वर्तमान में विश्व के अधिकांश देशों में वायु सेवा उपलब्ध है। भारत भी विश्व के 100 से अधिक देशों के साथ वायु सेवा समझौता यानी ASA कर चुका है। अधिकांश वायु मार्ग विकसित देशों से होकर गुजरते हैं। USA, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, रूस, चीन, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील आदि देशों में वायु मार्गों का जाल सा बिछा हुआ है, जिनमें USA के न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स तथा शिकागो, कनाडा के मॉन्ट्रियल तथा ओटावा, यूरोप के लंदन, मॉस्को, रोम, बर्लिन एवं पेरिस, भारत की दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता, चीन का शंघाई, थाईलैंड का बैंकॉक, जापान का टोक्यो, दक्षिण पूर्व एशिया के सिंगापुर, जकार्ता, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी, दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन, केन्या का नैरोबी, मिस्र का काहिरा, ब्राजील का रियो डी जेनेरियो, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स आदि विश्व के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। भारत में वायु परिवहन। भारत में वायु परिवहन के समुचित विकास, नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन तथा नियमन की संपूर्ण जिम्मेदारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की है। हवाई अड्डों पर सुविधाओं की उपलब्धता, वायु यातायात सेवाओं में गुणवत्ता, नागरिक उड्डयन की सुरक्षा, वस्तु एवं यात्रियों का उपयुक्त परिवहन, वायुयान रखरखाव, पायलट एवं अभियंताओं संबंधित कार्य भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के कार्यों में शामिल है। देश में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच वायु डाक सेवा के रूप में की गई। 1932 में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत टाटा द्वारा मद्रास से कराची के बीच की गई। 1934 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना की गई। आजादी प्राप्ति के दौरान देश में 11 वायु कंपनियां, 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों सहित कुल 61 हवाई अड्डे थे, किंतु आज देश में 450 से अधिक हवाई अड्डे हैं, जिनमें 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे शामिल हैं। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे निम्नवत हैं। 1. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। 2. राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद। 3. वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पोर्ट ब्लेयर। 4. सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदाबाद। 5. श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्रीनगर। 6. देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदौर। 7. छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। 8. डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर। 9. श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर। 10. लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी। 11. कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बंगलुरु। 12. नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता। नोट: उल्लेखनीय है कि 1. राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद एशिया का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जिसे ग्रीन एयरपोर्ट यानी कार्बन उत्सर्जन कटौती संबंधी सुविधाओं से युक्त का दर्जा प्राप्त हुआ है। 2. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जिसके रनवे पर देश में विकसित दृश्यता मापी यंत्र दृष्टि को स्थापित किया गया है। 3. भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित विमानपत्तन यानी एयरपोर्ट हैं। के बाकुला,
रिम्पोचे विमानपत्तन, लेह, जम्मू कश्मीर। भारत में योजना आयोग की सलाह पर 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके तहत सभी विमान कंपनियों को 2 नवनिर्मित निगमों में शामिल कर दिया गया। वे 2 नवनिर्मित निगम थे। एक, एयर इंडिया, ये सुदूर अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन के लिए। 2, इंडियन एयरलाइंस, ये घरेलू और पड़ोसी देशों में वायु परिवहन की सेवा देती है। एयर इंडिया की स्थापना 1947 में की गई थी और इसने 8 जून 1948 को कंस्टेलेशन वायुयान द्वारा जेनेवा होते हुए लंदन तक अपनी पहली वायु सेवा शुरू की थी। इंडियन एयरलाइंस की स्थापना एयर निगम अधिनियम 1953 द्वारा की गई। निर्यात प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा अप्रैल 1992 में मुक्त आकाश नीति यानी ओपन स्काई पॉलिसी की घोषणा की गई। इसी के तहत विमानन क्षेत्र में निजी निवेश की शुरुआत हुई। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ये देश की अग्रणी हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता कंपनी है। इसकी स्थापना 1985 में। 1, पेट्रोलियम क्षेत्र को हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने। 2, देश के दुर्गम क्षेत्रों को हवाई सेवा से जोड़ने तथा 3, चार्टर्ड हेलीकॉप्टर सेवा द्वारा पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई। ये कंपनी विश्वसनीय हेलीकॉप्टर संचालन के लिए प्रसिद्ध है। जेट एयरवेज, ये निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी विमान सेवा कंपनियों में से एक है। एयर इंडिया, एयर इंडिया एवं इंडियन एयरलाइंस का 27 अगस्त 2007 को परस्पर विलय कर दिया गया और इसी के साथ द नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NACIL अस्तित्व में आई। नेसिल यानी NACIL का नवंबर 2010 में नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। तत्पश्चात इसका ब्रांड नाम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एयर इंडिया कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की इस विमान सेवा कंपनी के बेड़े में अब B787 ड्रीम लाइनर जैसे कई यात्री विमान भी शामिल हो गए हैं, जो प्रौद्योगिकी दृष्टि से समुन्नत हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 को की गई थी। इसका प्रमुख कार्य हवाई अड्डों एवं नागरिक इनक्लेव्स की अभिकल्पना, निर्माण एवं प्रबंधन करना है। एयरपोर्ट आर्थिक नियामक प्राधिकरण, इसकी स्थापना 12 मई 2009 को की गई। इसका उद्देश्य देश के प्रमुख एयर पत्तनों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना तथा निजी एवं सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहन देना है। जल परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्ट, सड़क और रेल परिवहन की भांति जल परिवहन का भी आवागमन एवं माल ढुलाई में महत्वपूर्ण स्थान है। समुद्र पारीय व्यापार यानी ओवरसीज ट्रेड के तो ये मुख्य माध्यम थे और हैं। जल परिवहन सबसे सस्ता और सुलभ माध्यम है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। आवश्यकता केवल समुद्र के दोनों छोरों पर स्थित बंदरगाहों एवं पत्तनों को विकसित करने की होती है। पोताश्रयों के निर्माण, जल मार्गों को गहरा एवं सुरक्षित रखने आदि के लिए कुछ धन व्यय करना पड़ता है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। नौकाएं, स्टीमर, जलयान आदि जल परिवहन के प्रमुख साधन हैं। कोयला, लौह अयस्क, लौह इस्पात, सीमेंट, चमड़ा, अनाज आदि के परिवहन के लिए जलयानों का प्रयोग किया जाता है। जलमार्ग नदियों, झीलों, नहरों, समुद्रों से होकर गुजरते हैं। भारत के संदर्भ में विभिन्न विदेशी यात्रियों के वर्णन से भी ज्ञात होता है कि यहाँ प्राचीन काल में भी नौकाओं के जरिए जल परिवहन होता था।
मध्यकाल में भी जल परिवहन का विशेष महत्व था। आंतरिक भागों में जल परिवहन मुख्य तथा नदियों के माध्यम से होता था। यद्यपि 19वीं शताब्दी में रेल एवं सड़क मार्गों के विकास तथा स्तरोन्नयन से आंतरिक जल परिवहन पर तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, किंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल परिवहन का आज भी विशेष महत्व है। भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मात्रात्मक रूप में 90% तथा मूल्य की दृष्टि से 77% भाग समुद्री मार्ग द्वारा ही संचालित होता है। व्यापारिक जहाजरानी बेड़े की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 17वां है। जल परिवहन को 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 आंतरिक जल मार्ग और नंबर 2 बाह्य या सामुद्रिक जल मार्ग। आइए अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। नंबर 1 आंतरिक जल मार्ग। ये देशीय या महाद्वीपीय भागों में नदियों, झीलों एवं नहरों से होकर गुजरते हैं। इनमें नावें तथा स्टीमर यात्रियों एवं माल परिवहन हेतु प्रयुक्त होते हैं। प्राचीन काल में परिवहन के मुख्य राजमार्ग के रूप में नदी मार्ग ही प्रयुक्त हुआ करते थे, किंतु वर्तमान में वर्षा की अपेक्षाकृत कमी तथा सिंचाई के लिए जल के उपयोग आदि कारणों से जल की अपर्याप्तता के कारण वर्तमान में नदी मार्ग की महत्ता में कमी आ गई है। लेकिन अधिकांश जल परिवहन योग्य नदियों में नदी तल को गहरा कर तथा बांध निर्माण द्वारा जल प्रवाह को नियंत्रित कर नदियों में नौगम्यता को बढ़ाया गया है। आंतरिक जलमार्ग को मुख्यतया 2 उपभागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 नदी मार्ग तथा नंबर 2 नहर मार्ग। नंबर 1 नदी जल मार्ग। इसके अंतर्गत निम्न महत्वपूर्ण जल मार्ग हैं। 1 राइन जल मार्ग। यह उत्तर पश्चिमी यूरोप का मुख्य आंतरिक जल मार्ग है। जर्मनी और नीदरलैंड में प्रवाहित होने वाली राइन नदी स्विट्जरलैंड में बेसल से लेकर नीदरलैंड में रॉटरडम तक 700 किलोमीटर की लंबाई में नौकायन योग्य है। सामुद्रिक पोत कोलोन तक पहुंच सकते हैं। राइन नदी रूर कोयला क्षेत्र के मध्य से होकर गुजरती है और कोयला परिवहन के कारण कोयला नदी यानी कोल रिवर के नाम से जानी जाती है। ये विश्व की व्यस्ततम नदी है। इसे यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन ऑफ यूरोपियन ट्रेड कहते हैं। ये जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तर अटलांटिक सामुद्रिक मार्ग से जोड़ता है। 2 डेन्यूब जलमार्ग। ये पूर्वी यूरोप का महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई काला सागर में विलीन होती है। यूरोप के कई देशों से होकर प्रवाहित होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय नदी कहलाती है। ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी आंतरिक नदी है। ये टारना सेविरिन तक नौकायन योग्य है। इससे मशीनरी, इमारती लकड़ी, गेहूं, मक्का आदि का परिवहन होता है। 3 वोल्गा जलमार्ग। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी तथा विश्व की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नदी है। ये रूस में स्थित है। ये वल्दाय के पठार स्थित लाडोगा झील से निकलती है तथा पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई कैस्पियन सागर में विलीन होती है। ये नहरों द्वारा मस्क्वा नदी, बाल्टिक सागर एवं काला सागर से जोड़ी गई है। ये रूस का एक महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है। 4 उत्तरी अमेरिका का आंतरिक जलमार्ग। यूएसए और कनाडा की सीमा पर प्रवाहित होने वाली
सेंट लॉरेंस नदी झील प्रदेश की 4 झीलें ग्रेट सुपीरियर, ह्यूरोन, इरी, ओंटेरियो तथा इन झीलों को जोड़ने वाली नहरें सू नहर एवं वेलैंड नहर और सेंट लॉरेंस की खाड़ी मिलकर विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग बनाती हैं। डुलुथ और बुफेलो इस मार्ग पर स्थित पत्तन हैं, जो सभी प्रमुख सुविधाओं से युक्त हैं। इस मार्ग में विशाल सामुद्रिक जलयान मॉन्ट्रियल तक यात्रा करते हैं। इसी प्रकार यूएसए का मिसिसिपी ओहियो मार्ग, अफ्रीका का नाइजर जलमार्ग भी प्रसिद्ध है। नंबर 2, नहर मार्ग। विश्व की कुछ प्रमुख जहाजी नहरें निम्न हैं। 1. स्वेज नहर। विश्व की ये व्यस्ततम जहाजी नहर है। स्वेज स्थल संधि को काटकर बनाई गई ये नहर मिस्र की नील घाटी तथा सिनाई प्रायद्वीप को पृथक करती है और लाल सागर के तट पर स्थित स्वेज बंदरगाह एवं भूमध्य सागर के तट पर स्थित पोर्ट सईद को जोड़ती है। इस नहर का निर्माण कार्य फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स की देखरेख में 1854 से 1869 के मध्य संपन्न हुआ। 1869 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इस नहर की लंबाई 169 किलोमीटर, चौड़ाई 365 से 415 मीटर है तथा गहराई 16 मीटर है। मंजाला, तिमसा, ग्रेटे नामक दलदली झीलें इस नहर के मार्ग में स्थित हैं। 2. पनामा नहर। इस नहर का निर्माण कार्य 1909 से 1914 के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हुआ। लैटिन अमेरिका के पनामा देश में स्थित ये नहर प्रशांत तट के पनामा बंदरगाह को अटलांटिक तट के कोलोन बंदरगाह से जोड़ती है। नहर की लंबाई 70 किलोमीटर से भी ज्यादा है। गाटन, टेडो, मिगवल, मिराफ्लोर्स इस नहर मार्ग में स्थित 3 झीलें हैं। इस नहर के निर्माण से न्यूयॉर्क तथा सैन फ्रांसिस्को के बीच के समुद्री मार्ग की दूरी 13,000 किलोमीटर कम हो गई है। 3. सू नहर। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ग्रेट सुपीरियर तथा ह्यूरोन झीलों को जोड़ती है। इस नहर के 2 भाग हैं। एक संयुक्त राज्य अमेरिका के तथा दूसरा कनाडा के अधिकार क्षेत्र में है। नहर की कुल लंबाई 1.5 किलोमीटर तथा गहराई 6 मीटर है। उपर्युक्त झीलों के बीच सेंट मेरी प्रपात स्थित है। 4. कील नहर। ये जर्मनी में स्थित है और उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर को जोड़ती है। सामुद्रिक जलमार्ग। इसके अंतर्गत निम्न मार्ग आते हैं। 1. उत्तर अटलांटिक मार्ग। ये विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यस्ततम सामुद्रिक मार्ग है, जो विश्व के 2 सर्वाधिक समृद्ध एवं विकसित प्रदेशों पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है। विश्व का लगभग 1/4 व्यापार या परिवहन इसी मार्ग द्वारा होता है। इसे वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। ये मार्ग उत्तरी अटलांटिक के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों, जिनमें यूएसए में न्यूयॉर्क, बोस्टन, बोल्टीमोर, फिलाडेल्फिया तथा न्यू ऑर्लियंस एवं कनाडा में हैलिफैक्स, क्यूबेक, मॉन्ट्रियल आदि को उत्तरी अटलांटिक के पूर्वी तटों पर स्थित ब्रिटेन के लंदन, मैनचेस्टर, ग्लासगो, लिवरपूल, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम, रॉटरडम, जर्मनी के हैम्बर्ग, डेनमार्क के कोपेनहेगन, स्वीडन के स्टॉकहोम, पुर्तगाल का लिस्बन, बेल्जियम का एंटवर्प आदि बंदरगाहों से जोड़ता है। इस मार्ग के जलयान गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर के मिलने से सघन कोहरा छाए रहने,
उत्तर की ओर से आने वाले हिमखंडों तथा शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाले हिम झंझावातों आदि के कारण न्यूनतम दूरी वाले वृहत वृत्त मार्ग से कुछ विचलित होकर सुरक्षित रहने की दृष्टि से दक्षिण की ओर हटकर चलते हैं। इस मार्ग के पृष्ठ प्रदेश समृद्ध तथा पत्तन एवं पोताश्रय सुविधाओं से युक्त हैं। इस मार्ग के माध्यम से यूएसए द्वारा इस्पात, मोटर गाड़ियां, मशीनें, कपास, मक्का, गेहूं, सोयाबीन, कोयला, पेट्रोलियम आदि तथा कनाडा द्वारा लकड़ी, लुगदी, कागज, गेहूं आदि वस्तुएं यूरोप को भेजी जाती हैं, जो कि अपेक्षाकृत अधिक भार वाली हैं, जबकि यूरोप से प्रायः निर्मित वस्तुएं, हल्की वस्तुएं एवं उच्च मूल्य वाली वस्तुएं यूएसए तथा कनाडा को भेजी जाती हैं, जिनमें प्रमुख हैं ऊनी वस्त्र, चीनी, मांस, मछली, कागज की लुगदी, उर्वरक, वैज्ञानिक वस्तुएं आदि। 2. स्वेज नहर मार्ग। इसे पश्चिमी यूरोप, भूमध्य सागर, हिंद महासागर मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये विश्व का सबसे लंबा समुद्री मार्ग है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर, स्वेज नहर होते हुए हिंद महासागर के उत्तर पूर्वी भाग तक जाता है। ये उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय बंदरगाहों को अफ्रीका के पूर्वी तटीय बंदरगाहों तथा दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के बंदरगाहों से जोड़ता है। ये मार्ग स्वेज नहर के निर्माण 1869 के पश्चात अस्तित्व में आया, क्योंकि इसके पूर्व स्वेज भूसंधि यानी स्वेज इस्थमस लाल सागर तथा भूमध्य सागर के बीच स्थलीय अवरोध थी। यूरोप के सेंट पीटर्सबर्ग, हैम्बर्ग, एम्स्टर्डम, रॉटरडम, लंदन, लिवरपूल, मानचेस्टर, लिस्बन, जिब्राल्टर, रोम, मिस्र का पोर्ट सईद, यमन का अदन, पाकिस्तान का कराची, श्रीलंका का कोलंबो, भारत के चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, म्यांमार का यंगून, सिंगापुर, केन्या का मोम्बासा, जंजीबार द्वीप, दक्षिण अफ्रीका का डरबन आदि समुद्र पत्तन इसी मार्ग पर स्थित हैं। सिंगापुर से आगे इस मार्ग का विस्तार चीन के हांगकांग, शंघाई होते हुए जापान के टोक्यो तक है। पर्थ, मेलबोर्न, सिडनी होते हुए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक भी इस मार्ग का विस्तार है। इस प्रकार ये विश्व के सर्वाधिक लंबे जलमार्गों में से एक है। यद्यपि व्यापार के परिमाण की दृष्टि से इसका महत्व उत्तरी अटलांटिक मार्ग से कम है, फिर भी वस्तुओं की विविधता की दृष्टि से ये मार्ग सर्वप्रमुख है। इस मार्ग की व्यापारिक विशेषताएं संक्षेप में निम्नवत हैं। 1. इससे यूरोप, भूमध्य सागरीय देशों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बीच सोना, ऊन, चमड़ा का व्यापार होता है। 2. पूर्वी अफ्रीकी पत्तनों से यूरोप तथा अमेरिका के लिए कॉफी, तंबाकू, खनिज पदार्थ, तिलहन, चमड़ा आदि का व्यापार होता है। 3. एशियाई देशों से यूरोपीय देशों को औद्योगिक कच्चा माल, खाद्य पदार्थ, मसाला, वस्त्र आदि का व्यापार होता है। 4. खाड़ी देशों से भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान आदि को पेट्रोलियम का तथा खाड़ी तटीय देशों को चाय, खाद्यान्न, वस्त्र आदि का निर्यात या परिवहन इसी मार्ग द्वारा होता है। यूरोप से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक इस मार्ग की दूरी उत्तमाशा अंतरीप मार्ग की तुलना में 1600 किलोमीटर कम है, इसलिए भी इस मार्ग का विशेष महत्व है। 3. उत्तमाशा अंतरीप मार्ग यानी केप ऑफ गुड होप रूट। इस मार्ग से होकर पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तटीय बंदरगाहों और पूर्वी अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए जलयान जाते हैं। स्वेज मार्ग की तुलना में ये मार्ग पश्चिमी यूरोप के लिए अधिक लंबा है, किंतु
स्वेज मार्ग से जाने वाले जलमार्गों को अधिक कर चुकाना पड़ता है। इसलिए अपेक्षाकृत इस मार्ग से परिवहन सस्ता पड़ता है। इस मार्ग से यूरोपीय तथा अमेरिकी देशों को ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीकी देशों से लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, क्रोमाइट, सीसा आदि खनिज पदार्थ तथा चमड़े, कपास, ऊन, कहवा, चाय, मांस आदि उपभोक्ता वस्तुएं भेजी जाती हैं। अमेरिकी तथा यूरोपीय देशों से ऑस्ट्रेलिया एवं अफ्रीकी देशों को मशीनें, कृषि उपकरण, मोटर गाड़ियां, उर्वरक, दवाएं आदि भेजी जाती हैं। 4. दक्षिणी अटलांटिक मार्ग। ये मार्ग दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी पत्तनों को जोड़ता है। सेंटोस, रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स, वाहिया, ब्लॉन्का, मॉन्टेविडियो आदि इस मार्ग पर पड़ने वाले प्रमुख पत्तन हैं। इस मार्ग से उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप को तथा रियो डी जेनेरियो से केप टाउन होते हुए पूर्वी अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया को भी जलयान आवागमन करते हैं। इस मार्ग द्वारा लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, टंगस्टन, रेल इंजन एवं वैगन, मशीनों, मोटर गाड़ियों, वस्त्र, रासायनिक वस्तुओं आदि का परिवहन होता है। 5. खाड़ी एवं कैरिबियन सागरीय मार्ग यानी गल्फ एंड कैरिबियन सी रूट। ये लघु दूरी का समुद्री मार्ग है जो कैरिबियाई सागर तटीय बंदरगाहों तथा मैक्सिको की खाड़ी के तटीय बंदरगाहों को जोड़ता है। इस मार्ग द्वारा मुख्यतया चीनी नारियल, कोको, कहवा, केला, सब्जी, कठोर लकड़ियां, पेट्रोलियम, गंधक, लौह अयस्क, बॉक्साइट आदि का परिवहन किया जाता है। 6. पनामा नहर मार्ग। पनामा देश में स्थित ये नहर अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस नहर के बन जाने से यूएसए तथा कनाडा के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय पत्तनों, पश्चिमी यूरोपीय पत्तनों, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटीय पत्तनों के मध्य व्यापार एवं परिवहन सुगम हो गया है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम तटीय देशों का लगभग 99% व्यापार इसी मार्ग द्वारा संपन्न होता है। इससे मुख्यतया लौह अयस्क, तांबा, मशीनें, उपकरण, निर्मित एवं उपभोक्ता वस्तुओं का निर्यात आयात किया जाता है। 7. प्रशांत महासागरीय मार्ग यानी पैसिफिक ओशनिक रूट। इस महासागर का मुख्य मार्ग उत्तरी प्रशांत महासागर के मध्य अवस्थित हवाई द्वीप के होनोलुलु पत्तन से होकर जापान, चीन, फिलीपींस, हिंदेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि को जाते हैं। इसके अलावा एक अन्य मार्ग एल्यूशियन द्वीप समूह के समीप से होकर वृहत वृत्त मार्ग का अनुसरण करता हुआ चीन, जापान के बंदरगाहों को कनाडा, यूएसए के पश्चिम तटीय पत्तनों से जोड़ता है। इस मार्ग से वैंकूवर और सैन फ्रांसिस्को से टोक्यो और याकोहामा के बीच की दूरी होनोलुलु मार्ग की तुलना में करीब 2500 किलोमीटर कम पड़ती है। इस मार्ग से जुड़ने वाले प्रमुख बंदरगाह हैं पूर्वी एशिया में जापान के टोक्यो, ओसाका, कोबे, याकोहामा, चीन के शंघाई, हांगकांग, फिलीपींस का मनीला तथा उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तटीय बंदरगाह सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, सिएटल, वैंकूवर, पोर्टलैंड, प्रिंस रूपर्ट तथा प्रशांत महासागर के दक्षिण पश्चिम में स्थित ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पत्तन। इस मार्ग द्वारा एशियाई बंदरगाहों से चाय, चीनी, सूती वस्त्र, वनस्पति तेल, मछली, सस्ती कारें अमेरिका तथा यूरोपीय देशों को एवं
अमेरिका से लकड़ी, लुगदी, कागज, गेहूं, पेट्रोलियम, स्क्रैप यानी रद्दी लोहा एवं निर्मित सामग्रियां एशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड को प्रेषित की जाती हैं। इस मार्ग से वेनेजुएला एवं कोलंबिया पेट्रोलियम का तथा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऊन, मक्खन, पनीर, सीसा, जस्ता, चमड़ा आदि का निर्यात करते हैं। भारत में जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। भारत में प्राचीन काल से ही जल परिवहन होता रहा है। यहाँ जल परिवहन को दो भागों में विभक्त किया जाता है। एक, आंतरिक या अंतर्देशीय जल परिवहन। दो, बाह्य या सामुद्रिक जल परिवहन। अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। एक, आंतरिक अथवा अंतर्देशीय जल परिवहन यानी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। भारत के आंतरिक जल परिवहन के माध्यमों में नदियों, नहरों एवं झीलों को शामिल किया जाता है। परिवहन मंत्रालय के अनुसार लगभग 1450 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जल मार्ग नौगम्य है, जिनमें 3700 किलोमीटर लंबे मार्ग पर यंत्रीकृत नौकाएं चलाई जा सकती हैं, किंतु 2000 किलोमीटर मार्ग का ही यंत्रीकृत नौ परिवहन हेतु उपयोग किया जाता है। देश में 4300 किलोमीटर लंबा मार्ग नहरों में नौगम्य है। यद्यपि इनमें मात्र 900 किलोमीटर पर ही यंत्रीकृत नौकाओं का आवागमन होता है। भारत में आंतरिक जल मार्गों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सर्वाधिक समृद्ध है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, केरल, बिहार, तमिलनाडु आदि का स्थान है। भारत में आंतरिक जल मार्गों से संबंधित नीति निर्धारण का कार्य केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन बोर्ड नई दिल्ली करता है। यहाँ अक्टूबर 1986 में आंतरिक जल मार्गों के विकास, रखरखाव एवं प्रबंधन के लिए भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण यानी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में तथा केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कोलकाता में है। नौगम्य नदियों यानी नेविगेबल रिवर्स में प्रमुख हैं गंगा नदी, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, दामोदर, कोसी, ब्रह्मपुत्र, महानदी, झेलम, जुआरी, मांडवी आदि। इनमें कई में बड़े स्टीमर भी चलाए जाते हैं। नौगम्य नहरों यानी नेविगेबल कैनाल्स में प्रमुख हैं। एक, बकिंघम नहर, ये 1806 में निर्मित विश्व की प्राचीन नहरों में से एक है। 640 किलोमीटर लंबी ये नहर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में चेन्नई से कृष्णा नदी के डेल्टा तक नौगम्य है। 2, कुर्नूल कुडप्पा नहर, 117 किलोमीटर लंबी, आंध्र प्रदेश में स्थित। 3, कंबरजुआ नहर, तमिलनाडु। 4, सोन नहर। 5, मेदिनीपुर नहर। 6, दामोदर नहर आदि। राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल वाटर हाईवेज। आंतरिक जल परिवहन को पोषित करने के उद्देश्य से सरकार ने 5 महत्वपूर्ण जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा प्रदान किया है तथा 6वें नंबर का जलमार्ग प्रस्तावित है। उन राष्ट्रीय जलमार्गों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। 1, जलमार्ग नंबर 1 यानी NW1। ये जलमार्ग गंगा नदी में है, जो पश्चिम बंगाल के हल्दिया से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तक है। ये देश का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। 2, जलमार्ग नंबर 2 यानी
NW2। ये जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी में है जो असम में सदिया से धुबरी तक है। इसकी लंबाई 89 किलोमीटर है। 3। जलमार्ग नंबर 3 यानी NW3। ये जलमार्ग केरल की 3 प्रमुख नहरों चंपकारा नहर, उद्योग मंडल नहर एवं पश्चिम तटीय नहर द्वारा बनता है, जो केरल में कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। 4। जलमार्ग नंबर 4 यानी NW4। ये जलमार्ग गोदावरी तथा कृष्णा नदी में है, जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु तथा पुडुचेरी में काकीनाडा से मरक्कानम तक में है। इसके तहत कृष्णा नदी का वजीराबाद विजयवाड़ा प्रखंड, गोदावरी नदी का भद्राचलम राजमुंदरी प्रखंड एवं कालुवेली टैंक तथा कैनालों का काकीनाडा पुडुचेरी प्रखंड शामिल है। इसकी लंबाई 1095 किलोमीटर है। 5। जलमार्ग नंबर 5 यानी NW5। ये जलमार्ग ब्राह्मणी, मताई तथा महानदी में है, जो पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में गेवनखली से तालचेर तथा पारादीप में है। इसके अंतर्गत ब्राह्मणी नदी का तालचेर धमरा प्रखंड, पूर्वी तट कैनाल का जियोनरवली चरबतिया प्रखंड, मताई नदी का चरबतिया धमरा प्रखंड, महानदी का मंगलगढ़ी पारादीप प्रखंड शामिल हैं। इसकी लंबाई 623 किलोमीटर है। 6। जलमार्ग नंबर 6 यानी NW6। ये जलमार्ग बराक नदी में है, जो असोम में भांगा लखीमपुर में है। ये प्रस्तावित जलमार्ग है। इस जलमार्ग की स्वीकृति केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2013 में दी गई। इसकी लंबाई 121 किलोमीटर है।